दोस्तों, मेरे आयरलैंड रोड ट्रिप की एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं आयरलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोने के एक रैंडम टाउन जिसका नाम है स्ट्रेनोरलार और इसके सबसे पास में पड़ने वाला बड़ा टाउन है डोनेगल। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर तय करने वाला हूं। इससे पहले कि हम सफर पे निकले, कुछ बातें हैं जरूरी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते हो कि मैं आयरलैंड देश आया था लंदन में 1 महीना रहने के बाद, और आयरलैंड की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी डबलिन जो कि पड़ती है ईस्ट कोस्ट पे को मैंने कुछ दिन एक्सप्लोर करा। और उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा आयरलैंड की वेस्ट कोस्ट की तरफ, यानी कि गोलवे शहर की तरफ। रास्ते में पड़ने वाले कुछ टाउन्स को हमने एक्सप्लोर करा। वेस्ट कोस्ट पे पहुंचने के बाद हमने गोलवे घूमा और गोलवे से फिर हम गाड़ी लेके दोबारा चल पड़े इनकी नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। रास्ते में हमने तरह तरह के कासल्स देखे, इनकी खूबसूरत रोड्स देखी और एक ऐसा सफर तय करा जो जनरली ज्यादातर टूरिस्ट आयरलैंड में नहीं तय करते। इसी के साथ ही कल हम देखने गए स्लियाब लियाग क्लिफ्स, जो कि 600 मीटर ऊंची क्लिफ्स है और पूरे यूरोप की वन ऑफ द हाईएस्ट क्लिफ्स अबव सी लेवल है। ज्यादातर लोग जो आयरलैंड आते हैं वो क्लिफ ऑफ मोयर देख के चले जाते हैं वापस, लेकिन मैं थोड़ा नॉन टूरिस्टी चीजें करना चाहता था, इसलिए मैंने क्लिफ ऑफ मोयर की जगह स्लियाब लियाग या फिर स्लीव लीग क्लिफ्स को चुना। और लिटरली वहां मेरे अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं था। कल रात स्लियाब लियाग पे सनसेट देखने के बाद डोनेगल शहर के थ्रू ड्राइव करते हुए मैं आ गया था इस रैंडम टाउन में जो कि पड़ता है नदर्न आइलैंड की तरफ। और आज हम बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करने वाले हैं नदर्न आइलैंड और पहुंचेंगे उनकी कैपिटल सिटी बेलफास्ट, जो कि काफी इंडस्ट्रियल सिटी है और अपनी शिप बिल्डिंग के लिए पॉपुलर है। इनफैक्ट जो टाइटैनिक की शिप थी वो भी वहीं बनी थी। और इससे पहले कि अभी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं और हम निकल पड़े इस सफर पे नदर्न आइलैंड की कैपिटल बेलफास्ट के लिए, हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी होगी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नदर्न आइलैंड में डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंटली मैं पहले आपको बता दूं कि जो आयरलैंड है वो बेसिकली एक आइलैंड है, यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। यूरोप में सबसे बड़ा आइलैंड तो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जिसमें 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और पूरे यूरोप का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा आइलैंड है आइसलैंड देश। और इसी के साथ ही यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है आयरलैंड, जिस आइलैंड पे हम फिलहाल है। इसका एरिया है लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे कंपेयर करें तो अजरबैजान या यूएई देश जितना एरिया है। लेकिन यही आइलैंड 2 अलग अलग देशों में डिवाइडेड है। इस आइलैंड का मोस्टली एरिया यानी कि लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 5/6 ऑफ द टोटल लैंड मास आता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, जिस देश में हम अभी है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की पॉपुलेशन है लगभग 5.5 मिलियन और इसका 1/6 ऑफ द लैंड मास पड़ता है नदर्न आइलैंड में, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी कम है। अब हालांकि इस पूरे आइलैंड में सेम कल्चर है, वही आयरिश लोग है, वही जबान, वही ट्रेडिशंस। लेकिन अगर ये वाला पार्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है तो नदर्न आइलैंड एक्चुअली में है क्या? तो बेसिकली नदर्न आयरलैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है और एक अलग इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है। अब हो सकता है आप लोग ये सोचो कि भी यूके क्या है। यूनाइटेड किंगडम बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड और नदर्न आइलैंड को मिला के बनता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के 3 देश इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड, इन चारों को मिलकर बनता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि पहले एक इंग्लिश कॉलोनी थी, ये भी पहले यूके की एक कॉलोनी थी, आज के दिन ये एक इंडिपेंडेंट देश है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सेम आइलैंड है, सेम लोग है, सेम कल्चर है, सेम जबान है, तो भी ये 2 देशों में डिवाइडेड क्यों है? जहां रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की करेंसी है यूरो, वहीं नदर्न आइलैंड की करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और पूरे यूरोजोन की इकलौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यूरोजोन मतलब यूरोपियन यूनियन की वो कंट्रीज जहां यूरो एज अ करेंसी यूज होता हो, और उन 20 देशों में से इकलौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। वहीं यूके साल 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया था, जिसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी कैपिटल सिटी है डबलिन, इस देश में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है। वहीं नदर्न आइलैंड में डिस्टेंस को माइल्स में मेजर किया जाता है, क्योंकि वो यूके का पार्ट है। और अगर हमें ये जानना है कि ये 2 देश डिवाइडेड क्यों है अलग अलग देशों में, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रहते थे सेल्ट्स यानी कि सेल्टिक लोग, और सेल्टिक लोग यूरोप का एक एंशिएंट ट्राइब है जो कि इस रीजन में पाया जाता था, जैसे कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या फिर इंग्लैंड के कुछ ये पार्ट्स। लेकिन 8th से 11th सेंचुरी तक यहाँ पे वाइकिंग्स की इन्वेजन हुई। वाइकिंग वो लोग थे जो स्कैंडिनेविया से समुद्री जहाजों पे यहाँ आए थे, यानी कि कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से। 8th से 11th सेंचुरी वाइकिंग्स के राज के बाद 12th सेंचुरी में फाइनली यहाँ पे कंट्रोल आ गया इंग्लैंड का, और 12th सेंचुरी से आयरलैंड पे राज करने लगा इंग्लैंड। लेकिन 1845 में हुआ द ग्रेट फेमाइन। यहाँ के लोग, आयरलैंड के लोग आलू की खेती पे बहुत डिपेंडेंट थे, यहाँ का स्टेपल खाना ही आलू था। और उस अकाल या फेमाइन में एक बीमारी आने की वजह से इस रीजन के सारे आलू डिस्ट्रॉय हो गए। सारी क्रॉप खत्म होने की वजह से यहाँ के लोग भूखमरी से मरने लगे और लाखों लोग इस देश को छोड़ के बाहर जाने लगे। इसलिए आज के दिन यूएस और कनाडा में इतने आयरिश डिसेंडेंट्स हैं। जो गोरे लोग हम अमेरिका में देखते हैं वो एक्चुअली नेटिव लोग नहीं है वहाँ के,
उनमें से काफी लोग यहाँ से आयरलैंड से गए हुए हैं। और क्योंकि उस फेमाइन के दौरान यहाँ पे इंग्लैंड का राज था, यहाँ के आयरिश लोग बहुत मारे गए। भूखमरी सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंग्लैंड में भी थी और इंग्लैंड की सरकार ने बहुत अच्छे से इस फेमाइन से डील नहीं किया। यहाँ के लोग तो भूखे मर ही रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी खाना था वो इंग्लैंड की सरकार इंग्लैंड की तरफ भेज देती थी। और इस फेमाइन के बाद यहाँ के लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा और काफी गुस्सा जताया इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ। फिर फाइनली 1921 में आके आयरलैंड के साउथ को आजादी मिली और आयरिश फ्री स्टेट फॉर्म हुई, लेकिन नॉर्थ ऑफ आयरलैंड में यूके में ही रहना चुना। 1921 में फॉर्म हुए इस आयरिश फ्री स्टेट का नाम 1949 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पड़ा। और नॉर्थ और साउथ आयरलैंड का जो डिवीजन हुआ था, इसके पीछे के दो ही मेन कारण है, रिलीजन और पॉलिटिक्स। सदर्न आइलैंड में ज्यादातर कैथोलिक क्रिश्चियंस है, वहीं नदन में ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स थे। इसके अलावा नदन आइलैंड के लोगों ने डिसाइड करा कि हम तो ब्रिटिश ही रहना पसंद करते हैं और हम यूके का पार्ट ही रहेंगे। और इसके बाद भी कई सालों तक नदन आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में काफी पंगे चलते रहे, लेकिन फाइनली 1998 में हुआ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में बॉर्डर्स खोल दी गई। लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं और आ जा सकते हैं बिना किसी फेंस के या सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के। इनफैक्ट जो नदन आइलैंड की कैपिटल सिटी है बेलफास्ट, उससे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल सिटी डबलिन की काफी फ्रीक्वेंट ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है और 1.5 से 2 घंटे में आप दोनों कैपिटल सिटीज में ट्रैवल कर सकते हो। रात 11 बजे के करीब मैंने इस होटल में चेक इन करा था जब मैं इस गांव में पहुंचा था। काफी शानदार होटल है, एकदम विंटेज वाइब्स आती है। इनफैक्ट 1845 का बना हुआ होटल है, जब यहाँ पे आयरलैंड में द ग्रेट फेमाइन आया था। सुबह उठ के मैंने होटल में ब्रेकफास्ट करा और इस होटल में मुझे यूं लग रहा था मानो मैं कई दशक पीछे आ गया हूँ टाइम में। उसके बाद मैंने बाहर बैठ के पी कॉफी और इस शानदार माहौल का लुत्फ उठाया। एकदम शांति और इस पीसफुल माहौल में अपनी सुबह बिताने के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि अब अपन चलते हैं नदन आइलैंड की तरफ। और क्योंकि अभी तक की वीडियोस में आपने मेरा सफर देखा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, आज हम फाइनली बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करेंगे एक नए देश नदन आइलैंड में। ये खड़ी है अपनी गाड़ी और यहाँ से बेलफास्ट का सफर लगभग 2 घंटे का है। चलते और करते अपना सफर शुरू रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से नदन आइलैंड का। जान करके मैंने कल रात को ये सफर शुरू नहीं करा था क्योंकि अंधेरे में डिफरेंसेस दिखते नहीं, समझ में नहीं आता सफर। अब दिन में कर रहे हैं तो सारी चीजें बारीकी अपन नोटिस कर सकेंगे। इस टाउन से निकलते हैं बाहर, जो भी इसका स्ट्रेनोलार नाम है, और चढ़ते हैं हाईवे की तरफ। यार यहाँ तो अपन फंस जाएंगे। सामने बत्ती हो रखी है लाल और ये गाड़ियां चल नहीं रही है। जब ये गाड़ियां चलेगी तभी अपन लाइन में लग पाएंगे। सामने एक क्यूट सी फ्लावर शॉप भी है। ओह थैंक यू। रुक गया भाई एक बंदा अपने लिए, बनी ये बात। एनीवे दोस्तों, अब इतने अपनी रेड लाइट है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन से वीजा पे ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो तो अलग देश है, ये अलग देश है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप आयरलैंड देश के वीजा पे आयरलैंड आए हो तो आप नदन आइलैंड नहीं जा सकते। जिस तरह आप इंग्लैंड नहीं जा सकते, लंदन नहीं जा सकते, आप उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो यूके का पार्ट है। हालांकि मोस्ट लाइकली रास्ते में कोई इमिग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ना कोई चेक पॉइंट आएंगे, लेकिन लीगली आपको अलाउड नहीं है वहां जाना क्योंकि वो एक अलग देश है। वहीं अगर आप यूके के वीजा पे आए हो, जिस वीजा पे मैं आया था, तो आप सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदन आइलैंड जा सकते हो। आप उस वीजा पे आयरलैंड नहीं आ सकते। तो फिर मैं आयरलैंड कैसे आया? तो इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है BIVS यानी कि ब्रिटिश आयरिश वीजा स्कीम। इंडिया से अगर आप वीजा लेते हो तो मोस्ट लाइकली आपके वीजा पे BIVS लिखा आएगा, चाहे आपने यूके से वीजा लिया है, चाहे आपने आयरलैंड से वीजा लिया है। और मेरे केस में मैंने यूके से वीजा लिया था, मेरे वीजा पे BIVS लिखा हुआ था यानी कि ब्रिटिश आयरिश वीजा स्कीम। और उस वीजा पे मैं यूके भी ट्रैवल कर सकता हूँ, आयरलैंड भी ट्रैवल कर सकता हूँ। सेम चीज अगर आप आयरलैंड के थ्रू ले तो भी आपके वीजा पे BIVS लिखा आएगा मोस्ट लाइकली, जिसके बेसिस पे आप यूके भी जा सकते हो, लंदन भी जा सकते हो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नदन आइलैंड भी जा सकते हो, चाहे आपने आयरलैंड से वीजा लिया हो। बस शर्त सिर्फ ये है कि अगर आपने आयरलैंड के थ्रू वीजा लिया है BIVS, तो आपको पहले आयरलैंड आना पड़ेगा। और अगर आपने यूके के थ्रू लिया है वीजा, जो कि मैंने लिया था, तो आपको पहले यूके एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आयरलैंड आ सकते हो। तो बेसिकली बस ये मेक श्योर कर ले कि आपके वीजा पे BIVS लिखा है और फिर आप विदाउट अ प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। मैंने यूके के थ्रू वीजा लिया था और मैं पहले 1 महीना यूके में ही था। और मैं लंदन से जब फ्लाइट लेके डबलिन आया था तो लंदन एयरपोर्ट में मेरी कोई भी इमिग्रेशन नहीं हुई। मेरे पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगी, ना ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब मैं डबलिन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा वीजा चेक करा, जो मेरा यूके का BIVS वीजा था। उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे आयरिश स्टैंप मारी। हालांकि मेरे को लंदन पहुंच जाना था अभी तक वापस, लेकिन रोज मैं अपना ट्रिप एक्सटेंड करे जा रहा हूँ। मैंने जब ये गाड़ी उठाई थी कार रेंट पे, तो मेरा प्लान था ये रोड ट्रिप 2 दिन का करने का, सिर्फ ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाने का। लेकिन मैंने इस गाड़ी को 1 दिन और एक्सटेंड करा कि नहीं मैं नॉर्थ वेस्ट कोस्ट भी जाऊंगा। फिर मैंने इसे 1 दिन और एक्सटेंड करा कि भी नहीं मैं बेलफास्ट भी जाऊंगा, और अब शायद मैं इसे और एक्सटेंड करूं। एक्चुअली में मुझे ये गाड़ी परसों लौटानी थी वापस, लेकिन अभी तक मैं इस सफर में ही हूँ। जस्ट अभी पीछे एक बोर्ड था फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, यहाँ भी है, ये देखो स्ट्रॉबेरी मिलने लग रही है यहाँ पे। गाड़ियां रुकी हुई है कुछ खरीदने के लिए। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा यार, आज मौसम इतना
जबरदस्त कैसे है। अभी तक मैं जितने भी दिन आयरलैंड में रहा हूँ, हर रोज मौसम इतना घटिया रहा है ना इस देश का। दिन रात बारिश, 5 मिनट धूप होगी, 10 मिनट बारिश, 10 मिनट धूप होगी, आधा घंटा तो नहीं 20 मिनट बारिश। मतलब लगातार यहाँ पे 10 मिनट मैंने धूप नहीं देखी और लगातार मैंने 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा बारिश भी नहीं देखी। सिर्फ एक चीज जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो है चेंज, यानी बारिश है तो धूप जरूर आएगी और धूप है तो बारिश जरूर होगी और तुरंत होगी। तो बहुत बेकार वेदर है। ज्यादातर तो बारिश ही थी, वैसे बहुत ही रेयरली ऐसा होता था कि भी धूप निकले, लेकिन आज सुबह से पूरा दिन सनी है वेदर यार, गजब। ये आ गया कासलफिन टाउन। ये देखो अभी पीछे नाम भी लिखाया था। अभी अपने को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्यों रोकनी पड़ेगी वो बताता हूँ। कोई एक बार स्पॉट देखते हैं। ये देखो कासलबर्ग, कासलडर्ग लिखा होता है, तो कासलफिन नाम है शायद इसका, लेकिन सेंट मैरीज नेशनल स्कूल सामने। ये मतलब टिपिकल से इनके टाउन्स है। हर टाउन में आपको एक चर्च देखने को मिलेगा, जो जरूर अभी दिख जाएगा अपने को, यहीं कहीं रह गया होगा। हर टाउन में दिखेगा सेम वही चर्च जो मैं आपको दिखाता हूँ। और आयरिश पब्स देखने को मिलेंगे आपको हर टाउन में। कॉफी का वो लगा हुआ था, कुछ पब्स। ये देखो सड़कें कितनी खूबसूरत है, ऐसे घर साइकिल लगा रखी है यार, कितना अच्छा बेंच था, देखने का मन कर गया मेरा। तो दिखा रहे 200 मीटर बाद कॉफी है, लेकिन अपन गाड़ी कहाँ रोके। शहर तो बहुत अच्छा सजा रखा है। ये मिल गया अपने को स्पॉट, एक बार इधर गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के पीछे कारण यही है कि ये जो शहर है ये लास्ट शहर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का। जिस जगह पे अपन रुके थे उधर से यूके की बॉर्डर कोई ज्यादा दूर नहीं है, और जान करके मैं बिल्कुल पहले रुक गया था। अभी तक जो आपने लैंडस्केप्स देखे मेरी वीडियो में वो थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के। जब से मैंने ये गाड़ी लेके रोड ट्रिप स्टार्ट करा है, आपने देखा हर कुछ ही मीटर पे अपने को भेड़ें दिखती है। बहुत बारिश हो रही थी, लोगों के घर बने हुए खुले खुले, बहुत ही ग्रीन है पूरा आइलैंड। ये उनके फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में, साइड यार्ड्स में भेड़ें चरने लग रही है, गाय चरने लग रही है। बहुत ज्यादा अपने को नेचर देखने को मिला है, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है, सूरज बहुत कम देखने को मिला है। स्क्रीन पे आप ये सारे नजारे देख पा रहे हो। अब फाइनली हम जो लैंडस्केप्स देखने वाले हैं, हम जो नजारे एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नहीं होंगे, वो होंगे नॉर्दर्न आइलैंड के। अब क्योंकि ये दोनों देश पड़ते तो सेम आइलैंड पे है, तो नेचुरल लैंडस्केप्स तो सब सेम होंगे। फर्क क्या होगा कि शायद रोड अलग हो। वहां पे स्पीड किलोमीटर की जगह माइल्स में मेजर की जाएगी, डिस्टेंस भी शायद हमें माइल्स में दिखे। वहां की मेन सरकार बैठी है लंदन में, इधर की मेन सरकार बैठी है इसी आइलैंड में डबलिन में। तो देखते हैं वहां चल के क्या डिफरेंसेस होंगे। ये टाउन है कासलफिन, जो कि पड़ता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और यहाँ से सही 3 किलोमीटर आगे जो अगला टाउन है क्लैडी, वो पड़ता है यूके में। अब मजा ये देखने में आने वाला है कि यहाँ से उधर हमें क्या फर्क दिखेंगे। पता नहीं पुलिस होगी या नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी चेक पॉइंट, कोई इमिग्रेशन, वो अब हम उधर चल के ही देखेंगे। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि इधर के जो कानून है, इधर के जो रूल है, वो अलग देश के हैं। अगले शहर में जाती सारे कानून, सारे रूल, करेंसी, लॉज सब चेंज होके एक दूसरे देश यानी कि यूके के हो जाएंगे। इधर अगर मुझे कॉफी पीनी है तो मुझे यूरो में पेमेंट करनी पड़ेगी। 2 मिनट आगे जाके मुझे कॉफी पीनी है तो मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में पेमेंट करनी पड़ेगी। ये रही लास्ट कॉफी जो मैं यूरो में पैसे दे के पी सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यूरो में कॉफी नहीं खरीद पाऊंगा। एक पार्क सा बना हुआ है, शायद लास्ट पब्लिक पार्क रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, इस बॉर्डर के नजदीक। अभी जो मेरे राइट में आप घर और ये फार्म्स देख पा रहे हो, इसमें से काफी यूके में है, काफी आयरलैंड में। हालांकि पूरे ही आइलैंड को एमराल्ड आइल बोला जाता है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे एक बारी। लेकिन आप मैप पे देखो, सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर यानी कि 3 मिनट में हम यूके में एंटर कर जाएंगे। नजारे देखो यार, नीचे गाय चरने लग रही है, शायद आपको कैमरे में ना दिख पा रहा हो इतना अच्छे से। काफी नजदीक आ गए हम बॉर्डर के। और साइन बोर्ड्स अगर हम देखें, अभी भी सब सेम ही लग रहा है। किलोमीटर्स लिखा आ रहा था, अभी पिछले बोर्ड पे किलोमीटर लिखा था। ये देखो दोस्तों, अब 330 मीटर बाद ये आखिरी मोड़ होने वाली है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की। ये जो मोड़ मुड़ेंगे ना, पहले मैं मिस कर गया था, ये मोड़ मुड़ते ही हम एंटर कर जाएंगे नॉर्दर्न आइलैंड में। ये देखो क्लैडी लेफ्ट 600 मीटर, इधर मीटर लिख रखा है, लेफ्ट लिख रखा है। और ये मोड़ मुड़ते ही अब स्टार्ट हो जाएगा आगे जो शहर है नॉर्दर्न आइलैंड। ये देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो, 6 किलोमीटर लिख रखा है ना, किलोमीटर में भी डिस्टेंसेस, ठीक है। ये भी देखो क्लैडी 1 किलोमीटर आगे, यानी कि ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की लास्ट मोड है। अब हम चलते हैं 500 मीटर आगे, लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ये अब हम एंटर करने लग रहे हैं यूके के अंदर, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को अलविदा कह रहे हैं। फर्क देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अभी आई एम नॉट श्योर ये स्टार्ट हो गया यूके नहीं हुआ, पता लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं।
ये गैस स्टेशन है, पता नहीं ये यूके में है या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सामने एक रेड लाइट है, हो सकता है इस रेड लाइट के बाद स्टार्ट हो। वो जो ब्रिज है ना, मुझे लगता है उस ब्रिज के बाद स्टार्ट होएगा। हाँ, मैप भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। ये एक नीचे वाटर बॉडी है जो कि आमतौर पे नदियां ही काफी देशों को सेपरेट करती है। इस पानी को पार करते ही, ब्रिज को पार करते ही बेसिकली हम एंटर कर जाएंगे एक अलग देश में, यूके में। क्लैडी टाउन शायद इस पानी को पार करके ऑफिशियली अब शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये पानी सामने लिखा है क्लैडी, आगे 30 की स्पीड लिमिट। और ये देखो पाउंड में, आपको पता नहीं दिखा है नहीं दिखा, पाउंड हो गया एकदम यूरो से। वेलकम टू क्लैडी, लेफ्ट में देखो झंडा आयरलैंड का ही लगा हुआ है यहाँ पे भी, ट्राई कलर, आयरिश ट्राई कलर। और ये अब यूके स्टार्ट हो गया। अब ये आयरलैंड नहीं है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है बेसिकली। ये देखो करेंसी पीछे यूरो थी, अब ये देखो सामने फ्यूल के प्राइसेस लिख रखे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में इंस्टेड ऑफ यूरोस। अब हम आगे नदर्न आइलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। आयरलैंड अभी भी वही है, गिनीज बियर यहाँ भी मिल रही है, वही पब्स, वही सिमिलर सी चीज है, वही आर्किटेक्चर, वही लोग। बस करेंसी बदल गई। और रोड्स में भी फर्क देखेंगे, अभी क्या फर्क दिखता है अपने को। इधर से अगर हम रोड अहेड क्लोज्ड, आगे तो एक क्लोज दिखाने लग रहा है। कोई नहीं, क्या होगा, उल्टे आ जाएंगे। इस शहर में चल के देखे तो इनका पहला शहर कैसा है, पहला गांव कैसा है। थोड़ा पेंट सा तो उतरा हुआ है। रोड्स में मैं कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं कर पा रहा अभी तक तो, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो टाउन्स की सड़कें थी वो उधर बेटर थी। ये कोई स्कूल आ गया इनका। चलो यहाँ तो थोड़े बहुत रूल तोड़ सकते हैं, कौन आ रहा है लंदन से यहाँ चालान काटने। यहाँ से राइट लेते हैं और अब इनके हाईवे की तरफ चढ़ते हैं। और अब पहुंचते हैं बेलफास्ट सिटी की तरफ, इनकी कैपिटल सिटी नदर्न आइलैंड की। दोस्तों पता नहीं ये मेरी गलत फहमी है, ये आगे चल के प्रूव हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इधर ना रोड्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में अच्छी थी। हालांकि नज़ारे तो वही है, वही हरे खेत, ग्रासलैंड्स, ये तो कहीं चेंज होंगे क्योंकि ज्योग्राफिकली सेम ही लोकेशन है, सेम ही आइलैंड है। अभी कुछ भी बोलना टू अर्ली टू जज होगा, लेकिन रोड्स में मेरे को फर्क ऑलरेडी दिखने लग रहा है। लेकिन ये इनका गांव ही है, छोटा टाउन ही है, असली फर्क तो इनके हाईवेज पे जाके पता चलेगा। पर बस बात इतनी है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में छोटे गाँव में भी रोड्स अच्छी होती थी, हर जगह साइन बोर्ड्स, रिफ्लेक्टर्स लगे होते थे और थोड़ा सा इधर से बेहतर था क्योंकि मैंने इनके सेंटर और वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के सभी मोस्टली छोटे टाउन्स के थ्रू ड्राइव करा है। साथ ही में इनके जो भी ये बोर्ड्स है ना, साइन बोर्ड्स, ये थोड़े घिसे पिटे से है, इन पे टेक्स्ट मिटा हुआ है हर जगह, थोड़े पुराने से लग रहे हैं। इनके तो हाईवेज की भी हालात कोई मुझे ज्यादा अच्छी लग नहीं रही। अब हालांकि आप देख सकते हो कि छोटे टाउन्स काफी सिमिलर है, वही भेड़ इधर भी दिख रही है, गाय चरते हुए यहाँ भी दिख रही है। बस एक अपग्रेडेशन होगी कि यहाँ पे घोड़े भी चरते हुए दिखे मुझे। हालांकि घोड़े उधर भी थे पर स्टेबल्स वगैरह देखे थे मैंने, ऐसे खुले में चरते हुए घोड़े थे तो मेरी नजर नहीं पड़ी। और बाकी ये जो पूरा आइलैंड है आयरलैंड, इससे जैसे मैं कह रहा था कि एमराल्ड आइल बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही हरा भरा है, हर जगह आपको हरियाली दिखेगी। इनके सारे नेशनल सिंबल्स में हर जगह आपको हरा रंग जरूर दिखेगा, इनके फ्लैग में, इनका जो नेशनल लीफ भी है उधर भी। और एमराल्ड जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो भी ग्रीन होता है। और आइल का मतलब बेसिकली आइलैंड, इसलिए इस पूरे आइलैंड को एमराल्ड आइल बोला जाता है। और पूरे आइलैंड पे डजंट मैटर आप नदर्न में हो या फिर साउथ में हो, आपको सेम लैंडस्केप्स ही दिखेंगे, सेम चीज ही फील होगी। सड़कें थोड़ी सी मैं फील कर पा रहा हूँ, फर्क जरूर है। ये थी अपनी ट्रांजिशन। अब फोन रख के जल्दी से सफर तय करते हैं बेलफास्ट का। और बेलफास्ट में कोशिश करते हैं जो वहाँ का टाइटैनिक म्यूजियम है, सबसे पहले अपन वहाँ पहुंचे। ये देखो इनके ना रोड साइंस भी मिटे हुए, इधर सड़क पे उधर साइन होता था, इधर भी है लेकिन वो दिख नहीं रहा, मिटा हुआ है। ये मेरे को मेजर डिफरेंस लगा। ये बोर्ड ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, टंग रखे हैं, जो है उनके पेंट उतरे हुए हैं। रोड थोड़ी बम्पी है, गड्ढे है, ऊंची नीची है और एकदम सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, इवन नहीं है। ये देखो दोस्तों, यूके का झंडा, इंग्लैंड का झंडा, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में तो नफरत करते हैं इंग्लैंड से लोग, लेकिन यहाँ पे टाउन्स के अंदर यूके का तो झंडा है ही, साथ में इंग्लैंड के भी झंडे लगे हुए हैं।
ये कमाल की चीज लगी यार मेरे को। ये नजारा आपको मतलब ही नहीं है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में देखने को मिले, यूके का झंडा या इंग्लैंड का झंडा। इनफैक्ट जो इनका खुद का झंडा भी है ना, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड का, ये काफी सिमिलर है इंग्लैंड के झंडे से। तो हो सकता है ये इंग्लैंड का ना हो, इनका खुद का भी हो, पर आप ये भी देखो कितना सिमिलर है इनका झंडा इंग्लैंड के झंडे से, नॉर्दर्न आयरलैंड का। ये देखो, नहीं ये शायद इधर का ही है क्योंकि बीच में कुछ बना हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम इंग्लैंड के झंडे जैसा है। ये देखो कितना सिमिलर है भाई इंग्लैंड के झंडे से इनका। और आयरलैंड में हर जगह, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में सिर्फ उनका ट्राई कलर दिखेगा, मतलब ही नहीं आपको कहीं यूके का झंडा भी दिख जाए या इंग्लैंड की लोग बात भी करें। यहाँ पे कुछ और ही नजारे, लेकिन पूरे रोड ट्रिप पे अभी तक मैंने ऐसे झंडे लहराते हुए नहीं देखे आयरलैंड के अलावा किसी भी चीज का, जब हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में थे। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड का भी झंडा था, नॉर्दर्न आयरलैंड का भी झंडा है, यूनाइटेड किंगडम का भी झंडा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भी किस इंसान की क्या पॉलिटिकल ओपिनियंस है, उस हिसाब से आपको झंडे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड के बिल्कुल बीचों बीच से मैं ड्राइव करने लग रहा हूँ। फोन में सिग्नल आ रहे हैं बीच में, फिर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी टूरिस्ट इधर आता होगा, ये रास्ता लेता होगा। देश के वेस्ट से मैं देश की ईस्ट वाली साइड जाने लग रहा हूँ, जिधर इनकी कैपिटल सिटी है बेलफास्ट। और सिर्फ एक यही रोड है जिसपे बीच में लाइंस भी मिटी हुई है। दोनों तरफ कभी भेड़ दिख रही है ऐसे खूब सारी बैठी हुई, कभी गाय दिख रही है, गायों का फार्म आ रहा है। और इस रोड के थ्रू मैं ड्राइव करते हुए ईस्ट की तरफ जाने लग रहा हूँ। ज्यादातर टाइम तो फोन में सिग्नल भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टूरिस्ट इधर आता होगा, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट आयरलैंड जो भी आया हुआ है तो डबलिन चले गए। डबलिन से अगर वो बेलफास्ट आते भी है इनकी कैपिटल सिटी, तो वो ईस्ट की ईस्ट में चले जाते हैं। तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों हमें ऐसी रोड्स देखने को मिल रही है देश के बीचों बीच से, जबकि मैं गुजर रहा हूँ। एक वीकडे का दिन है, दोपहर का, शाम का समय है। अगर कोई इंसान देखने को मिल भी रहा है मेरे को, तो वो लोकल ही है यहाँ का कोई। दोस्तों, अब हम आ गए हाईवे की तरफ। ये देखो बेलफास्ट, ठीक है। इधर से हम शायद अब हाईवे पकड़ ले इनका फाइनली। मतलब जो सफर हम करके आए हैं ना, बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड देश में भी जो लोग रहते हैं वो इन एरियाज में गए होंगे, चाहे वो नॉर्दर्न आयरलैंड के हो, चाहे वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के हो। बिल्कुल ही खाली यार, मतलब कोई टूरिस्ट का नामो निशान ही नहीं। कितने रिमोट एरियाज में अपन ने ड्राइव करा आयरलैंड में, पर ये तो बिल्कुल ही रिमोट था। और अगर लोग डबलिन से बेलफास्ट आते हैं तो ऐसे हाईवे की ड्राइव है, सिर्फ 1.5-2 घंटे की, पता भी नहीं चलेगा आपको कौन से देश में। पर अपन क्योंकि एक ऐसी जगह से अपन ने एंटर करा, नॉर्दर्न आयरलैंड, जिधर से कोई आता ही नहीं है, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, मजा आया। अब फाइनली चढ़ते हैं इनके हाईवे पे। एक्चुअल जो इनका बड़ा हाईवे है वो लग रहा है मेरे को। इसकी हालात देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के तो जबरदस्त है भाई, इधर के भी ये वाले हाईवे तो बढ़िया ही मिलेंगे पूरी दुनिया में। कोई भी देश, उनका जो सबसे मेन हाईवे होता है बढ़िया, ज्यादातर देश बनाती है। सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया यहाँ से बेलफास्ट, इनकी कैपिटल सिटी। इस हाईवे में कोई कमी नहीं है भाई, और इस हाईवे पे ड्राइव करते हुए आप बता भी नहीं सकते कि कौन सा देश है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में भी ऐसा ही था हाईवे। बेलफास्ट सिटी में एंटर करके, और जैसा मैंने आपको बताया अपनी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर है ये। लेफ्ट में इनके डॉक्स है, बेलफास्ट डॉक्स, और उसके पैरेलली मैं ड्राइव करने लग रहा हूँ। और सिटी सेंटर भी नजदीक ही है यहाँ से। मेरे ख्याल से जो मैंने हॉस्टल कराया उसकी लोकेशन डाल रखी है, और हॉस्टल दिखा रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, यानी कि 14 मिनट दिखा रहा है। शाम का समय है ना, भी जाम लग गया होगा, ऑफिस की छुट्टी वगैरह हुई होगी। कुछ ऐसी दिख रही है बेलफास्ट की सड़कें अभी तक तो। उधर पीछे एक चर्च सा भी है जो छुपा हुआ है, अपनी बत्ती होगी। चलो, ये शायद इनकी बस आने लग रही है, कोई हाईवे पीछे रह गया। ये सड़कें तो सुनसान सी लग रही है। मेरे ख्याल इनका डॉक्स वाला एरिया है, जिधर इनकी जो भी क्रूजेस, शिप्स, समुद्री जहाज, बोट, सब उधर पीछे डॉक्ड थी। अब हमें 200 मीटर बाद लेफ्ट लेना है, सिटी सेंटर की तरफ हम शायद जाने लग रहे हैं। अच्छा, 30 की स्पीड है यहाँ। एक तो ना मेरे को प्रॉब्लम क्या लगी कि इधर ना किस हाईवे पे कहीं भी, पूरे हाईवे पे कहीं भी मेरे को एक बार भी वो नहीं दिखा स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड, जबकि पहले बहुत दिखते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, हर कुछ ही मीटर पे थे। इधर इन्होंने लगाए नहीं रखे कि भी स्पीड लिमिट है क्या। मैं अपने हिसाब से चलाया गया 100 की, 105 की,
क्योंकि बाकी लोग भी इसी के अराउंड चला रहे थे, पर मेरे को कहीं भी दिखा ही नहीं कि भाई स्पीड लिमिट कितनी है। पता नहीं, कुछ होटल्स है इधर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेलफास्ट डबलिन से सस्ता होगा काफ़ी, क्योंकि डबलिन तो बहुत ही महंगा था। एक बार पहुंच के मैं प्राइसेस की बात करूंगा कि भाई हॉस्टल कितने का हुआ, यहाँ पे क्या क्या रेट्स है, अपन जाके जानेंगे ही। देखो यहाँ पे क्वीन के नाम पे ब्रिज भी है, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिज, और सिटी सेंटर लिख रखा है। पीछे अपने गाड़ी आ गई है। आयरलैंड में कहीं भी क्वीन वगैरह का जिक्र मैंने देखा ही नहीं, कहीं भी उनका नाम भी मेंशन नहीं होता। यहाँ से अपने को हाँ इधर ही रखना है, सीधा जाना है तो एक लेन इधर आना पड़ेगा। ये वाला बॉर्डर आके निकाल रहा है। इसकी गाड़ी महंगी है ना, कहीं टच ना हो जाए। मेरी गाड़ी थोड़ी बीच में रुकी हुई है दोनों लेन्स के, इसलिए। साथ में मेरे है रिवर लगान, उसके पैरेलल ही मैं ड्राइव करने लग रहा हूँ। और रिवर के साथ साथ कई लोग जॉगिंग भी कर रहे थे। इस साइड देखो शहर से बाहर निकलने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि शाम का समय हो गया ना। जो लोग बेलफास्ट में काम करने आए थे वो वापस लौट रहे होंगे। हम शहर में घुसने लग रहे हैं तो हमारी वाली लेन खाली है। वापस जो लोग निकल रहे हैं शहर से बाहर, इनकी लेन में कितना ट्रैफिक है यार। अच्छा हुआ कोई गलत टर्न नहीं ली हमने अभी तक, वरना फंस जाएंगे इस ट्रैफिक में। सीधा ही चलना है अपने को। ये गलत लेन में तो नहीं रख ली हमने, गलत में ही रख ली ब्रदर। सिटी में आ गया है और बस इधर एक हॉस्टल की तरफ जाते हैं। एक बारी हॉस्टल में चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं सिटी को। यार थोड़ी पुरानी सी लग रही है सिटी, है ना। रोड भी मतलब देखो पुरानी टाइप की एकदम, सारी चीजें जैसे ही शहर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई पिछले कुछ सालों से। जब से टाइटैनिक बनी है मेरे ख्याल से, उसके बाद से भूल ही गई शहर को। ये आ गया इनका मेरे ख्याल से सिटी सेंटर। एक मोड़ छूट गई थी, पर फॉर्चुनेटली ज्यादा दूर नहीं थी वो। हॉस्टल अपना यहीं कहीं है, आसपास पार्किंग दिख जाए तो मजा आ जाएगा। लेफ्ट मुड़ते ही अपना हॉस्टल है। अरे यार ये सुंदर है चर्च। यार लोकेशन तो इधर दिखा रहा है कहीं अपने हॉस्टल की, ये तो कोई दूसरी जगह की पार्किंग है यार। वागाबॉन्ड का है अपना हॉस्टल। भाई बहुत कंफ्यूजन हो रही थी एक बार तो, जैसे तैसे यहीं खड़ी कर दी गाड़ी। शायद इस पीली पट्टी से पीछे रोकनी थी। हाँ पीछे ही है इसके। तो एक बार तो यहाँ पे काम चलाओ गाड़ी पार्क कर दी। अंदर जाके पूछूंगा हॉस्टल में कि यहाँ पार्क कर सकते हैं नहीं। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट नाम है शायद इस एरिया का, और काफी यंग बच्चे दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी के। शायद हॉस्टल तलाशता हूँ पहले यार। मिल गया। इसके आगे से तो गुजरा था मैं। ये देखो इधर ही हमने चर्च देखा था लेफ्ट में, इधर से हम आगे लेफ्ट मुड़ गए थे। यही था हॉस्टल, लिख रखा वागाबॉन्ड्स। ये हमने मिस कैसे कर दिया यार। इधर तो हम गए थे आगे लेफ्ट, पर रास्ता उधर पीछे से ही है शायद। आ गया वही हॉस्टल में बताया। मेरा लाल कमरा है, लाल चाबी लाल कमरे पे लगा देना। ये रहा लाल, खुला ही है। तो चेक इन कर लिया है मैंने हॉस्टल में, और इस हॉस्टल की कीमत थी बेड की, बंक बेड की $40 एक रात के। वहीं अगर सिमिलर हॉस्टल अगर मैंने डबलिन शहर में कराया होता, जो कि मैंने कराया भी था, वहाँ पे पड़ता मेरे को $61 के करीब का, या $55 मान लो। यानी कि यहाँ से थोड़ा महंगा पड़ता। तो बेलफास्ट थोड़ा सस्ता है डबलिन से, जहाँ तक मैंने देखा। और पीछे ये जो है ये है क्रेसेंट्स आर्ट सेंटर, यानी कि कोई आर्ट्स गैलरी या कोई आर्ट सेंटर है बेसिकली। और इधर साथ में ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, स्मोकिंग शेल्टर इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फॉरेन गेस्ट ओनली। मतलब इस साथ वाले होटल में जो लोग रुके हैं सिर्फ वो इधर खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता। बाकी हॉस्टल में जो मेरा कमरा था उसमें लोअर वाला जो बंक बेड था वो ऑब्वियसली टेकन था। सभी लोग नीचे वाला ही प्रेफर करते ताकि ऊपर ना चढ़ना पड़े, तो ऊपर वाला बेड मजबूरी मैंने ले लिया है। बाकी अब चलते हैं हॉस्टल से बाहर और एक्सप्लोर करते हैं बेलफास्ट शहर को। हालांकि डबलिन के आगे डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा, पर जो भी कुछ अपन देख पाएंगे जान पाएंगे इस शहर के बारे में, चल के जानते हैं। हॉस्टल से बाहर निकल चुका हूँ। ये वाली सड़क शायद सीधा सामने सिटी सेंटर की साइड जाएगी, उधर चलते हैं। बड़ी जल्दी दुकानें बंद कर देते हैं यार ये यूरोप में ना लोग। 6 AM to 10 PM लिख रखा है। वेडनेसडे टू संडे, अच्छा मंडे ट्यूसडे को बंद रहती है। ये एक चर्च बराबर में, क्या नाम है इसका, मोरावियन चर्च, यूनिवर्सिटी रोड। शायद से ये आर्ट सेंटर है और वो चर्च है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था गूगल मैप्स पे, समझ में नहीं आया मेरे। ये रहा ऊपर इनका झंडा नदन आइलैंड का।
सड़क पे चलते चलते आईबीएस होटल दिखा, पर ये बजट वाला है जिसका रेट है 93 पाउंड्स। लंदन में भी शहर के थोड़ा बाहर आप देखोगे तो आईबीएस इतने का ही मिलेगा वीकडेज पे 90 पाउंड्स के राउंड का। तो यहाँ पे लंदन वाले रेट्स है, लेकिन डबलिन से सस्ता है। और हालांकि लंदन महंगा है, लेकिन डबलिन बहुत ही महंगा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन। मैं यूके में अभी तक जिन भी जगहों पे गया हूँ उनमें से किसी भी जगह जैसी ये जगह नहीं है। ना ये लंदन जैसी है, ना ये वेल्स जैसी है, ना ये कार्डिफ जैसी है, ना ये डबलिन जैसी है। बहुत ही अलग शहर है यार। ये आ गया बेलफास्ट सिटी हॉल। इसके नज़दीक ही कहीं सिटी सेंटर होना चाहिए। बहुत ही यूनिक सिटी है यार, बहुत ही अलग। इधर टाउन हॉल के अंदर जा सकते हैं अपन। इस बेंच पे बैठते हैं यार, क्या नज़ारा है। पक्षी आ गया मेरे पास, इसे लग रहा है मैं इसे दाने डाल लूँगा, बस ये बीट ना करके चला जाए मेरे ऊपर। मतलब इतनी हिस्टोरिक सी सिटी लग रही है ये। और बार बार ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इसे डबलिन से या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इनजस्टिस है इस शहर के लिए। बार बार ले दे के हम वही डबलिन में ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ये मतलब खुद में इतना यूनिक सा शहर है, तो मेरे ख्याल से बार बार इसे डबलिन से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक लास्ट बार ये जानना जरूरी है कि डबलिन से अलग कैसे है शहर। सबसे पहले तो अगर हम डबलिन के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें ना, तो वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है पूरे यूरोप की। पर बेलफास्ट ऐसा नहीं है। और डबलिन शहर की ना इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, जैसे कि टेक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फाइजर, मेटा, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज के यूरोप के हेडक्वार्टर्स डबलिन में है। और इसी वजह से वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है। और ये सारी टेक कंपनीज डबलिन में ही क्यों आना चाहती है? कारण ये कि उधर ना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है, प्लस वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूरोप में बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज डबलिन को अपना हब बनाती है। पर बेलफास्ट के साथ ये केस नहीं है, क्योंकि बेलफास्ट यूके का पार्ट है और यूके ने साल 2020 में यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट कर लिया था। साथ ही में डबलिन बेलफास्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ा शहर भी है। डबलिन की पॉपुलेशन 6 लाख से ज्यादा है सिटी की, वहीं बेलफास्ट की पॉपुलेशन 4 लाख भी नहीं है। डबलिन में लोगों के पास सैलरी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से बेहतर है। लेकिन इतनी ज्यादा सैलरीज होने के बावजूद भी डबलिन सिटी इतना महंगा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थ्रू द रूफ है। तो चाहे ये बात सच है कि डबलिन में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि डबलिन ज्यादा अफोर्डेबल है। और ऑल इन ऑल अगर कंक्लूड करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डबलिन यूरोप का बूमिंग टेक एंड फाइनेंस हब है। और यूएस के बड़े बड़े टेक जाइंट्स और यूरोप की कंपनीज डबलिन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उधर अपना बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन बेलफास्ट के साथ ऐसा केस नहीं है। इनकी इकोनॉमी अभी भी डिपेंडेंट है यूके पे, और इनकी टेक इंडस्ट्री भी थोड़ी स्पीड पे ग्रो तो कर रही है, लेकिन अगर आप उस स्पीड को कंपेयर करोगे डबलिन से, तो शायद आपको इनकी ग्रोथ कुछ भी ना लगे। तो बेसिकली डबलिन जो आज के दिन एक टेक हब बन चुका है, बेलफास्ट ऑन दी अदर हैंड अभी भी काफी डिपेंड करता है अपनी इंडस्ट्रियल हेरिटेज पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपनी शिप बिल्डिंग के लिए बेलफास्ट जाना जाता था, और दी अनसिंकेबल शिप यानी कि जिसे माना जाता था कभी डूब ही नहीं सकता ये जहाज, तो यानी कि टाइटैनिक, वो भी यहीं पे बना था। आज के दिन इनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी तो नहीं बची, पर अब भी यहाँ पे शिप बिल्डिंग जरूर होती है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स भी यहाँ बेलफास्ट में मैन्युफैक्चर होते हैं। साथ ही में आपने जब इनके लोकल रास्ते देखे थे, लोकल फार्म्स और सड़कें देखी थी, तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी प्रोमिनेंट है। और अपनी फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस पे भी इनकी इकोनॉमी इस देश की नॉर्दर्न आइलैंड की काफी डिपेंड करती है। इसी के साथ ही डबलिन के साथ इसका कंपैरिजन खत्म करते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इसका कंपैरिजन खत्म करते हैं। ये शहर अपने आप में ही काफी यूनिक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसे किसी और यूके के शहर या फिर वही कहूँगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के शहर से कंपेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप देखोगे कितनी ज्यादा हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी, कितना ज्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा चारों तरफ जहाँ आप नजर दौड़ाओगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल हेरिटेज, आपको हर वक्त यूँ फील होएगा कि डबलिन में आके अगर आप 20 साल आगे हो प्रेजेंट से, यहाँ आके आपको फील होएगा कि आप 20 साल पीछे हो। मतलब शाम के समय भी इतना खालीपन कि फील ही नहीं हो रहा कि मैं इस देश की कैपिटल सिटी के सेंटर में खड़ा हूँ शाम के समय। और रोड पे सिर्फ एक गाड़ी, एक पब्लिक बस जो कि बंद खड़ी है।
उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी ही नहीं गुजर रही। सबसे मेन स्पॉट पे टाउन हॉल के बिल्कुल सामने शहर के सिटी सेंटर में शाम के समय ये हाल है बेलफास्ट में। बेंचेस देखोगे ऐसी लोकेशन पे, ऐसी जगह पे जो बेंचेस है एकदम खाली, सारे बेंचेस खाली, सिर्फ एक इंसान बैठे, इतने सारे बेंचेस मिला के सब पे देखोगे तो। उस तरफ देखोगे मुश्किल से ही कोई टूरिस्ट या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के ग्रुप्स जो कि शाम को अपना हैंग आउट कर रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, मतलब इतना खाली इस शहर में आके सही में ऐसा लग रहा है कि मानो हिस्ट्री में आ गया। क्योंकि इस दुनिया में शहर काफ़ी ऐसे आर्किटेक्चर वाले, इतने ज़्यादा रिच आर्किटेक्चर वाले, लेकिन टूरिस्ट की भीड़ आपको फील नहीं होने देती कि आप अभी भी उस पुराने एरा में हो। लेकिन बेलफास्ट के साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अच्छे से देख ही चुके हैं। शांति महसूस कर पा रहे हो दोस्तों, शहर के सिटी सेंटर में पक्षी उड़ रहे हैं रोडों पे बिल्कुल, क्योंकि कोई गाड़ी तो गुजर ही नहीं रही। इतनी शांति क्या आप इमेजिन कर सकते हो यार किसी शहर के सिटी सेंटर में। शॉकिंग है भाई, शॉकिंग। कैपिटल सिटी के सिटी सेंटर, किसी शहर नहीं, कैपिटल सिटी। मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि यूरोप के किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी के शाम में मैं सड़क के बीचों बीच ऐसे बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस कर लूं, और चाहे रोड के बीच में खड़ा हो जाऊं बिना किसी हॉर्न की आवाज़ के। यूके के दूसरे शहरों में जब शाम के समय या ऑफिस आवर्स के बाद में पब्स की भीड़ नहीं टूटती, लाइन नहीं टूटती, यहाँ पे इन टेबल्स पे बैठने के लिए कोई नहीं है। मुझे नहीं याद कि मुझे फुटपाथ पे चलते हुए इतना यूजलेस फील पहले कब हुआ था। क्या तो क्या फुटपाथ पे चलने का जब रोडों पे कोई है ही नहीं। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं कल की वीडियो में जब स्लियाब लियाग क्लिफ पे जा रहा था नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में, तो मेरा माइक टूट गया था। और आज जब मैं भी ये वीडियो बनाने के लिए निकल रहा था तो मैं इस टेंशन में था कि शहर में बिना माइक के मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा, इतना शोर होएगा, इतना बैकग्राउंड नॉइस होएगा। और मैंने सोचा कि पहले जाके एक नया माइक खरीदूं। इनफैक्ट मैंने गूगल पे काफी दुकानें भी देखी कि जहां से मैं नया अडेप्टर ले सकूं अपना माइक यूज करने के लिए। लेकिन अब सिटी सेंटर में आके यूं रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक चीज पे वैसे मेरी नजर पड़ी जो कि है वो दीवार। देखो रोड के बीचों बीच बिना किसी टेंशन के कभी भी क्रॉस कर लो। फ्रीडम तो है बेलफास्ट में। बेलफास्ट काफी मशहूर है अपने मुरल्स के लिए, यानी कि दीवारों पे ये जो पेंटिंग्स वगैरह बनी होती है, ये देखो, या फिर ग्राफिटी के लिए। जरूरी नहीं कि हर रोज ही ये शहर इतना क्वाइट हो। दरअसल मोस्टली बिजनेसेस 6 बजे तक बंद हो जाते हैं, 6 या 7, और अभी 7:30 पौने 8 बज चुके हैं। दूसरी चीज, आज ट्यूसडे का दिन है, काफी बिजनेसेस मंडे और ट्यूसडे को नॉन ऑपरेशनल ही रहते हैं यहाँ पे। मेरे सामने एक बार है जो कि काफी क्वाइट लग रहा है, और गिनीस दारू इधर भी आपको दिखेगी। हालांकि डबलिन में गिनीस का स्टोर हाउस है जिधर हम गए भी थे, पर गिनीस पूरे आयरलैंड में इंजॉय करी जाती है। अब पता नहीं ये लोग इतना प्राइड लेते हैं नहीं लेते गिनीस को लेके जितना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में लेते हैं। बाकी ये है सेंट जॉर्ज मार्केट जिधर मैं आया था अभी, पर रियलाइज करा ये भी आज के दिन बंद है। अब दोस्तों अगर हम वापस मुराल्स के टॉपिक पे जाए, या फिर जो इनका आर्ट वर्क है, यानी जो ये ग्राफिटी वगैरह पेंट करते हैं दीवारों पे, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी हो तो मैंने इस बात का जिक्र करा है कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड अलग हुआ था तो इन्होंने डिसाइड करा था कि हम खुद ही यूके के साथ रहना चाहते हैं, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना था। और जब ये अलग देश बन भी गए उसके बाद भी इनके कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, जिसे बोलते हैं द ट्रबल्स। और गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट जो कि 1998 में हुआ था, उससे पहले इनके वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। किन के बीच में? जो यूनियनिस्ट या फिर लॉयलिस्ट थे उनके, जो कि मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स थे, और जो नेशनलिस्ट थे या फिर रिपब्लिकन्स जिसमें कैथोलिक्स ज्यादा थे, उनका ये कहना था कि भी नहीं, आयरलैंड तो एक ही देश होना चाहिए, नॉर्दर्न आयरलैंड क्यों चाहिए, हमें यूके के साथ नहीं रहना। कारण ये था कि जो कैथोलिक्स की माइनॉरिटी थी इधर नॉर्दर्न आयरलैंड में, उनको ऐसा लगता था कि उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, और हमारी सबकी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, आयरिश। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये दीवारों पे मुराल्स बनाए जाते थे, और जो भी प्रोपेगेंडाज होते थे या फिर लोगों की आइडेंटिटी या लॉयल्टी या रेजिस्टेंस, कुछ भी, वो सारी चीजें इन मुराल्स के थ्रू, यानी कि इन चित्रों के थ्रू दर्शाई जाती थी। इसलिए बेलफास्ट के जो मुराल्स है काफी मशहूर है। इस इलाके में तो मुझे इतने ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिले। एक शायद फॉल्स रोड है या फिर शैंकिल रोड है, इधर से मेरे ख्याल 2-3 किलोमीटर दूर है वो, उधर शायद ज्यादा मुराल्स देखने को मिले। बाकी फिलहाल आप लोगों से बात करते करते मैं आगे इनकी नदी के किनारे रिवर लेगन, जिधर इनके कुछ पुराने से जहाज खड़े हैं। इनकी हालत कोई ज्यादा नई तो नहीं लग रही, पता नहीं ये अबैंडन्ड है या फिर अभी भी यूज होते हैं, या फिर ये किस वजह से यहाँ पे खड़े हैं। हो सकता है ऊपर इनके कुछ सैटेलाइट या कोई चीज लगी हुई है, पता नहीं क्या कारण है। और आप लोगों को अगर याद हो कि डबलिन में भी ऐसी शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है, रिवर लिफी शायद,
जो शहर को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। बेलफास्ट की रिवर लेगन शहर को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। फिलहाल हम वेस्ट में खड़े हैं, इस नदी के उस तरफ है ईस्ट। मैंने मेरा हॉस्टल वर्ल्ड की ऐप से बुक कराया था और फायदा ये होता है कि जब ऐप के थ्रू आप बुक कराते हो हॉस्टल, तो जितने भी टूरिस्ट या ट्रैवलर जो शहर में आए होते हैं, हॉस्टल में रुके होते हैं, उनके साथ आप चैट कर सकते हो और सभी एक ग्रुप आउटिंग पे जाते हैं। और ऐसे ही आज एक ग्रुप आउटिंग पे गया है, तो अभी मैं उनके पास जाने लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये शहर ना मतलब बहुत ही लोनली है। और अगर आप नेचर में अकेले घूमने के बाद किसी शहर में आते हो, तो आप सिटी लाइफ के लिए आते हो, सिटी की सुख सुविधाओं के लिए आते हो कि भी बिजनेसेस खुले मिले, आपको कोई काम कराना है आप जल्दी से वो करवा लो, दुकानें खुली है, ऑप्शंस है, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स है, अलग अलग तरह के खाने हैं। पर इस शहर में आके वो सारी सुविधाएं तो मिली ही नहीं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये शहर अकेले घूमने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वेट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि शहर अकेले घूमने के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं शहर की सुंदरता को क्वेश्चन नहीं कर रहा। बहुत सुंदर नज़ारे यार, पीछे ब्रिज कितना खूबसूरत था, शांति में बैठने के लिए सारे बेंचेस खाली है, इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ, लेकिन बैठोगे किसके साथ, प्रॉब्लम ही है। और शहर में आप आते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही हो, जबकि नेचर में अगर आप जाते हो तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, पर शहरों में होती है वो चीज़ ये शहर अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया। कोई भी दुकान मेरे को तो खुली नहीं दिख रही, इनफैक्ट पब्स भी डेड पड़े हैं। ये शायद इनकी कोई मेन स्ट्रीट्स में से ही एक होगी जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा करने को दिख भी नहीं रहा, ना कोई फ़ोन की दुकान खुली जिससे मैं माइक की रिप्लेसमेंट या अडेप्टर ले लूँ। सिमिलर सी चीज़ हुई थी जब मैं कार्डिफ पहुंचा था, मेरे साथ पहले दिन सब कुछ बंद मिला था, बहुत ही डेड माहौल मिला था। शायद उस दिन भी ट्यूसडे ही था, पर मुझे याद नहीं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ यहाँ बेलफास्ट में हुआ, सब चीज़ें बंद पड़ी है। रॉन्ग टाइमिंग या फिर रॉन्ग सिटी में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस टाइमिंग गलत है। ये एरिया तो बढ़िया है, सही समय पे भीड़ वाले टाइम पे यहाँ पे माहौल बढ़िया होता होगा। और इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये कि मैं तुरंत यहाँ से डबलिन निकलूँ, डबलिन से फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच जाऊँ। हालांकि मैंने फ्लाइट करवा नहीं रखी, इसलिए मैं नहीं करवाता कि जब भी मन करे निकल सकूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कल सुबह इस शहर को एक मौका और दूँ। खाना खा के डिसाइड करेंगे, बिना खाना खाए दिमाग नहीं चलता।